हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने ओम लॉ के बारे में स्टडी किया था। सिंपल लॉ 8-9 स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं हम लोग ओम्स लॉ। तो क्या था ओम्स लॉ, कुछ याद है? क्या पढ़ा था हमने ओम्स लॉ में कि V इज पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और V इज इक्वल टू IR, ये हमारा फॉर्मूला था। ये हमने स्टडी किया था और देन एक ग्राफ ड्रॉ किया था हमने कि पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ कैसे आता है, वो लीनियर। ठीक है, इस तरह से हमने स्टडी किया था। अब ये ओहम्स लॉ सब डिवाइस के लिए वैलिड है? मीन सबके लिए ऐसा ही ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कहाँ लिमिटेशन है, ओहम्स लॉ का लिमिटेशन कहाँ होता है, वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ। वो क्या है? लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ ये सब जगह वैलिड होगा कि नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ वैलिड नहीं हो रहा है वो हम देख रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ओम लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो पहले ओम्स लॉ के बारे में हम सीखते हैं। ओम्स लॉ अभी हमने रिवाइज किया था। ओम्स लॉ क्या कहता है? करंट और वोल्टेज एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। करंट और वोल्टेज एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं और ये रिलेशन क्या कहता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V इन वोल्ट एंड करंट इन एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, एनी यूनिट। तो अगर ये ग्राफ ओरिजिन से ड्रॉ होता है और स्ट्रेट लाइन इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ये लीनियर ग्राफ है। कैसे ग्राफ है ये? लीनियर फ्रॉम ओरिजिन, इसे हम कहते हैं लीनियर ग्राफ। और ये स्टार्ट कहां से होता है? ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अगर ऐसा हमें ग्राफ मिल रहा है तो जिस मटेरियल के लिए या जिस डिवाइस के लिए ये ग्राफ स्टडी किया हमने या वैल्यू निकाला है, किसके लिए? एक तो मटेरियल हो सकता है और डिवाइस तो जिसके लिए भी हमने इसको स्टडी किया है ओम्स लॉ, ठीक है, उसे हम कहेंगे लीनियर डिवाइस। उसे हम क्या कहेंगे? डिवाइस का स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर डिवाइस, जिसके लिए ओम्स लॉ वैलिड है। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ ओबे कर रहा है वो। ओम्स लॉ ओबे कर रहा है क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, V एंड I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या कहेंगे? लीनियर डिवाइस और ओहोमिक डिवाइस। ऐसे डिवाइस को हम क्या कहेंगे? लीनियर और ओहोमिक डिवाइस। अब लीनियर और ओहोमिक डिवाइस में क्या होता है? ओम्स लॉ को वो फॉलो करते हैं। जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट भी बढ़ेगा। एंड व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू IR। सो रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। इस केस में रेजिस्टेंस क्या रहता है? रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा। ये समझ में आ गया? तो ये है ओम्स लॉ। सिंपली जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करता है या जो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ऐसे डिवाइस को कहा जाता है लीनियर डिवाइस या ओहमिक डिवाइस, जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट आता है। ये तो ठीक है, ये हमें पता चल गया ओम्स लॉ। लेकिन कुछ अगर हमने वोल्टेज और करंट, कुछ डिवाइस में से हमने रीडिंग ले ली, एक डिवाइस लिया, उसको वोल्टेज अप्लाई करते गए और उसमें से करंट हमने फाइंड किया कि करंट कितना मिल रहा है उस डिवाइस से पास होने के बाद। अगर वो हमने फाइंड आउट किया और ग्राफ ड्रॉ किया और कुछ ऐसा ग्राफ मुझे मिला, सपोज ऐसा कुछ ग्राफ मिला कर्व वाला। अब ओम्स लॉ तो कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये लीनियर नहीं है ग्राफ। तो ऐसे अगर डिवाइस का ग्राफ आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? IV ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन में ग्राफ नहीं होगा। तो ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे नॉन ओहोमिक मटेरियल। क्या कहेंगे ऐसे मटेरियल को? जैसे ऐसा ग्राफ आता है तो नॉन ओहोमिक
मटेरियल और डिवाइस, और क्या कहेंगे, ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस। तो इस केस में ग्राफ लीनियर नहीं आता, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, दे नॉट ओबे ओहम्स लॉ। तो ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे, नॉन ओहमिक डिवाइस। ऐसे डिवाइस को हम क्या कहेंगे, नॉन ओहमिक डिवाइस। तो अब अगर ये ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे तो इसका रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस नॉट कांस्टेंट। तो ऐसे डिवाइस का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर एग्जांपल ऐसे कौन से है मटेरियल या डिवाइस, ऐसे कौन से मटेरियल है, तो हम कहेंगे लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से हम करंट पास करते हैं या एनोड कैथोड रखते हो इलेक्ट्रोलाइट सेल बनाने के लिए। तो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट ये ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। दूसरा अगर हम डिवाइस लेंगे वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करें तो वैक्यूम ट्यूब में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। देन जंक्शन डायोड्स, जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड लास्ट वाले चैप्टर में आएगा, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ये सारे नॉन ओहमिक डिवाइस है। ये क्या है, नॉन ओहमिक डिवाइस मींस इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका रेजिस्टेंस बदलते रहेगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस बदलते रहेगा। तो एक पॉइंट पे अलग रेजिस्टेंस, यहाँ कैलकुलेट किया तो अलग रेजिस्टेंस, यहाँ कैलकुलेट किया तो अलग रेजिस्टेंस, हर एक पॉइंट पे अलग अलग रेजिस्टेंस, हर बार रेजिस्टेंस क्या होगा, वैरी होगा। तो कैसे निकाले हम रेजिस्टेंस का वैल्यू, पता है हमें रेजिस्टेंस कैसे। सो रेजिस्टेंस अगर इस मटेरियल का निकालना है तो मैथ्स का एक टर्म होता है लिमिट, क्या होता है, लिमिट। उस लिमिट के लिए, उतने पार्ट के लिए हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, दैट इज डेल्टा वी टेंस टू डेल्टा आई, लेकिन डेल्टा आई क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सो लिमिट डेल्टा आई टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा आई टेंस टू जीरो, और इसी को हम कहते हैं dv बाय dt, डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला हमारा dv बाय dt नहीं आएगा, dv बाय di आएगा। क्या आएगा, dv बाय di, क्योंकि नीचे i है ना। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, dv बाय di। तो एक इंटरवल के लिए आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह अलग अलग रेजिस्टेंस है, हर जगह क्या है, हर पॉइंट पे अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। सो डेल्टा वी क्या अप्लाई करता है हमें, इट इज पोटेंशियल बिटवीन टू डिफरेंट मीन्स पॉइंट के लिए, ओके। सो इट इज डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल। तो दो पोटेंशियल वैल्यू के बीच का डिफरेंस मीन्स अगर दो वैल्यू हम ले लेंगे v माइनस डेल्टा वी बाई टू एंड सेकेंड वैल्यू v प्लस डेल्टा वी बाई टू, अगर इन दोनों का डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा वी एंड डेल्टा आई इज डेल्टा आई दैट इज चेंज इन करंट। ये क्या है, उस इन दोनों पोटेंशियल के बीच में कितना करंट चेंज हो रहा है, तो ये होगा चेंज इन करंट, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ सबके लिए वैलिड नहीं होता, तो ये इसका लिमिटेड है, क्यों लिमिटेशन है, क्योंकि कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो लीनियरली नहीं चलते, मीन्स उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, उसका रेजिस्टेंस बदलते रहता है। तो ये हो गया लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये क्या हो गया, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट इसी चैप्टर में, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। अब एनर्जी और पावर होता क्या है वो हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है और किस में स्टोर होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, पेंसिल सेल या फिर बैटरी में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करता है, ठीक है।
तो वो एनर्जी हमें यूज करनी है, जो स्टोर एनर्जी है उसको हमें यूज करनी है, तो वो यूज करेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। वो एनर्जी यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सपोज कंसीडर एक रेजिस्टेंस ले लिया, कंसीडर रेजिस्टेंस ए बी, कौन सा रेजिस्टेंस है, ए बी, कनेक्टेड टू बैटरी और A point at higher potential and B point at lower potential. तो हमने एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए पॉइंट को कनेक्ट किया हायर पोटेंशियल पे और बी पॉइंट को कनेक्ट किया लोअर पोटेंशियल पे। ये समझ में आ गया? अब क्या होगा, अब बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट होंगे या चार्ज फ्लो करना स्टार्ट होंगे, तो यहां करंट डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, करंट, और करंट इसमें से जाएगा तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जो भी बैटरी का पोटेंशियल है वो क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो V इज अ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस। V क्या होगा, पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ रेजिस्टर। दो टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल अप्लाई किया हमने, V इतना पोटेंशियल अप्लाई किया। तो उसकी वजह से क्या होंगे, Q चार्ज फ्लोइंग इन टाइम, dt इतने टाइम में चार्ज फ्लो करने लगेंगे और उसी को हम क्या कहेंगे, करंट। उसी को हम क्या कहेंगे, करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर करंट इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा डी, Q बाय डेल्टा डी। करंट ये इसी को कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब अगर चार्ज इसमें से फ्लो कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए उसको वर्क डन लगेगा। उसको क्या लगेगा, वर्क डन, एंड दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज अ पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या करता है, एक चार्ज को घूमने के लिए एनर्जी देता है। कैसे एनर्जी देगा, ये चार्ज अगर घूमेंगे तो वर्क डन करेंगे, वो वर्क डन करने के लिए पोटेंशियल यूजफुल होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है देन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, where W is a work done, W is work done, therefore work done is equal to V into Q, potential into charge, ये होता है work done। तो इसको याद रखो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस सर्किट में चार्ज को घूमने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल। सो पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड वर्क डन इज इक्वल टू V into Q, V into Q। अब अगर सेल को घूमना है, सॉरी चार्ज को घूमना है, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल। एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल। तो सेल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्यों इतने चार्ज घूमेंगे, कितने चार्ज घूमेंगे, क्यों इतने चार्ज, कितने टाइम में, dt इतने टाइम में ये चार्ज घूमेंगे। और जब ये घूमना स्टार्ट करेगा तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ड्रॉप होगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी ड्रॉप होगी या कम होगी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है देखो, अगर इसमें से सेल की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे तो यहाँ का रेजिस्टेंस का पोटेंशियल क्या होगा, डाउन होगा। और पोटेंशियल डाउन होगा तो एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। अब वो कितनी डिक्रीज होगी वो हम निकालेंगे। सो सेल प्रोवाइड एनर्जी। अब क्या, सेल क्या कर रहा है, सेल प्रोवाइड एनर्जी टू चार्ज Q। किसको प्रोवाइड कर रही है, चार्ज Q।
क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि चार्ज क्या फ्लोइंग इन टाइम dt, dt इतने टाइम में उसको फ्लो करना है, इसलिए या सर्किट में घूमना है, इसलिए वो क्या कर रहा है, सेल क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि सेल अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी, तो जितना पोटेंशियल होगा उतनी पोटेंशियल डिक्रीज होगा, उतनी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वो कितनी डिक्रीज हो रही है, सेम हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें पता है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था। क्या था वर्क डन का फॉर्मूला, V इंटू क्यू। क्या था, V इंटू क्यू, तो यहां होगा V इंटू क्यू। लेकिन Q का फॉर्मूला वन सेकेंड हमने फाइंड आउट किया था। Q क्या है, Q इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू I इंटू डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू I इंटू डेल्टा टी। तो अब हम वो फॉर्मूला यहां पुट करते हैं। देयरफॉर एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू V I इंटू डेल्टा टी, V I इंटू डेल्टा डी। ठीक है, इतनी एनर्जी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब अगर ये डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो जा कहाँ रही है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जा कहाँ रहेगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये एनर्जी कहाँ जाएगी, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी कितनी लूज हो रही है हम फाइंड करेंगे, कितने रेट से। सो एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन हम क्या अप्लाई करेंगे, चेंज इन एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, कितने के लिए लिमिट लगाएंगे, फॉर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 क्या होगी, V इंटू आई, इसी को हम कहेंगे du बाई डी टी। सो एनर्जी पर यूनिट टाइम इतनी लूज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब ये एनर्जी जाएगी कहाँ, तो आते हैं स्टडी करते कि क्या होता है। अगर रेजिस्टेंस, अगर इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं या रेजिस्टेंस ए बी में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचेगा क्या, आयन कोर। क्या बचेगा, आयन कोर। किसी भी एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचता है, आयन। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इस आयन कोर के साथ क्या होंगे, स्ट्राइक होंगे, और जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन बैटरी से ले रहा है या सेल से ले रहा है, वो एनर्जी किसके पास चली जाएगी, थोड़ी बहुत आयन कोर के पास। देन आयन कोर क्या करेंगे, ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगेंगे। हमें पता है ना, किसी भी मेटल में या किसी भी मटेरियल में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आयन कोर रहेगा। ये क्या रहेगा, आयन कोर, आयन आयन, ये आयन कोर रहेंगे, ये सारे क्या रहेंगे, आयन कोर। और आयन कोर क्यों रहेंगे, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए। अब जब हम सेल कनेक्ट करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, सेल से क्या मिलती है, एनर्जी, और ये ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं एक डायरेक्शन। जब ये ट्रैवल करेंगे तो इसके साथ कोलाइड होंगे, कोलाइड होंगे तो कुछ अपनी एनर्जी इनको देंगे। अब ये वाइब्रेट कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी इनको मिलेगी ये ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करेंगे और हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो कुछ एनर्जी एज अ हीट क्या होगी, एज अ हीट लूज होगी। मटेरियल या वायर गर्म होती है, आपने देखा होगा, वायर से जब करंट फ्लो करता है तो वो हीटअप हो जाता है, या फैन को आप हाथ लगाओगे ज्यादा देर चला है तो वो हीटअप हो जाता है। क्यों, इसकी वजह से। तो कुछ एनर्जी क्या होती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो कितनी एनर्जी उसने कन्वर्ट की, जितनी लूज हो रही उतनी एनर्जी हीट में चली गई। तो ये और वो सेम होगा, जितनी एनर्जी डिक्रीज हो रही है उतनी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट में। एनर्जी कंजर्वेशन वही कहता है, जितनी एनर्जी लूज होगी वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो ये जो लूज होने वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट में कन्वर्ट होगी। तो हम कहेंगे कि हीट में या जो भी कन्वर्ट होने वाली एनर्जी है दैट इज सेम, उसका अमाउंट भी सेम रहेगा। और इसी को हम कहते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं पावर। क्या कहते हैं, पावर।
इसी रेट को हम क्या कहते हैं, पावर। तो अगर हीट में अगर जा रही है तो कितना पावर लूज हो रहा है, हम कहेंगे कि पावर लूज सेम हो रहा है। पावर लूज कितना हो रहा है, P इज इक्वल टू वी आई इतना हो रहा है। अगर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो इसके 3 फॉर्मूले बनेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर वो हम पुट कर देंगे V की जगह आई आर, तो ये होगा आई स्क्वेयर आर। ये क्या होगा, आई स्क्वेयर आर। और I की जगह V अपॉन आर पुट करेंगे तो और एक फॉर्मूला होगा V स्क्वेयर बाय आर। तो ये आ गया पावर का फॉर्मूला। तो ये समझ में आ गया टर्म एनर्जी वाला, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो जितनी एनर्जी डिक्रीज होगी वो हीट में कन्वर्ट होगी, एंड जितनी एनर्जी लूज कर रहा है दैट रेशो अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज इन यूनिट टाइम इज नोन एज अ पावर। उसे हम क्या कहेंगे, पावर। तो ये 2 टर्म समझ में आ गए, इजी है, ठीक है। तो यहाँ हम हमारा लेक्चर रोकते, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम कलर कोड के बारे में स्टडी करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके।